हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी कहना ही उपयुक्त है, क्योंकि वो अपने नसीब के भरोसे बैठने वालों में से नहीं थे। वो अपने कर्म को ही अपना नसीब समझते थे। वो कर्म हमारे गीता में कहा गया है कि तू अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। तो गीता के इस उपदेश को अपने नसीब समझकर या अपने लक समझकर या नसीब लक और गीता को ही अपना सर्वस्व मानकर वो उनके रास्ते पर ही चलते थे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी कहना उपयुक्त है, क्योंकि उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह से समर्पित थे। फिर उनके जीवन में 3 बातें मुख्य थी। क्या थी वो? कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उद्देश्य को पाने के लिए कर्म योग का अनुसरण करना, और तीसरा है कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जब तक वो अपना कार्य समाप्त नहीं करते वो आराम से नहीं बैठ सकते थे। वो अपने काम को ही अपनी भक्ति समझते थे। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए, वो ऐसा सोचते थे। और कहते भी थे कि जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी हो तो आपको कर्म के प्रति आस्था रखनी अति आवश्यक है। फिर है शास्त्री जी की विशेषताएं। तो उनकी विशेषता क्या थी? कि वो अपने कर्म के अधीन रहते थे और वो बड़े सामान्य घर में से एक राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे थे, और उनका जीवन बड़ा ही सरल था और विनम्रता, सादगी, सरलता उनके जीवन में घुल मिल गई थी। उनके जीवन में महात्मा गांधी और डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते थे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबल की यह उक्ति उनके लिए सही बैठती है। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता के सेवक मानते थे। फिर उनके पॉलिटिक्स कार्य शुरू किया। गांधी जी के कहने पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर उनके पॉलिटिक्स कार्य में वो आगे बढ़े। 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हुए और उनके जीवन भर सदस्य रहे। फिर 1930 नमक के कानून से उनकी जेल यात्रा प्रारंभ हुई और 1942 तक वो 7 बार जेल गए थे। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष बने। फिर बाद में 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से भी जुड़े रहे। विभिन्न पदों पर रहकर वो माने कि लाल बहादुर शास्त्री जी देहाती और शहरी जनता के विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का उनको अवसर मिला। सन 1937 में संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए वो चुने गए। यहाँ से उनका संसदीय जीवन शुरू हुआ। फिर देश की आज़ादी के बाद वो उत्तर प्रदेश तथा केंद्र में सरकार में लाल बहादुर शास्त्री जी विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर वो केंद्र में आए
और वहाँ पे उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था और फटाफट हमने इसका एक बार रिकैप भी देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है प्रशासकीय। प्रशासकीय तो शासन से संबंधित शासन से संबंधित और दक्षता दक्षता, निपुणता, निपुणता, निपुणता। तो उनकी जो प्रशासन कार्य था उनका, उनमें उन्होंने अपनी निपुणता दिखाई थी और साथ में इसके लिए वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण बन गए थे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद अगर किसी को देश संभालने की जवाबदारी सौंपी जाए तो और वो कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ही थे। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार से औपचारिकताओं से परे होता था। औपचारिकताओं औपचारिकता मतलब जो केवल सुनने, जो केवल सुनने, कहने या दिखलाने के लिए ये ही हो, सिर्फ दिखलाने के लिए ही हो। तो वो अभी के जो पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हम ये कार्य कर रहे हैं, देखो हम वो कार्य कर रहे हैं, पब्लिसिटी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में कभी भी नहीं आई। उन्होंने जो भी कार्य किया वो अपने दायरे में रहकर
किया और कभी किसी के सामने पब्लिसिटी नहीं की कि देखो मैंने ये कार्य किया, देखो मैंने वो कार्य किया। इसीलिए जब कभी उनकी ज़रूरत पड़ी वो तुरंत ही हाजिर हो जाते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे वो भी ऐसे ही थे। वो अपने पद को कभी ऊपर नहीं समझते थे, वो पब्लिक के लिए ही जीते थे। बड़े सामान्य लोग रहते थे वैसे ही सामान्य लोग बनकर ही रहते थे। उन्हें कभी अपने पद का घमंड नहीं हुआ, कभी अपने पद का दुरुपयोग कभी नहीं किया। ऐसे लोगों में लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। देखो वो क्या सोचते थे कि अभी के जो पॉलिटिशियन हैं वो ये सोचते हैं कि हम प्रजा के शासक हैं, हम जो कहेंगे वैसा ही उनको करना है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे नहीं थे। वो ऐसा सोचते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसा सोचते थे कि मैं प्रजा का सेवक हूँ, जो प्रजा करती है वो मुझे करना है, मैं उनका शासक नहीं हूँ। हम यह वाक्य अपने वार्ता कहानियों में से लेके आते हैं। कहानियों में हमें पढ़ा होता है कि राजा जो होता है, दो प्रकार के राजा होते हैं, एक शासक और एक रक्षक। एक जो हुक्म करता है, माने कि जो वो कहे ऐसा होता है, और एक प्रजा का सेवक होता है, जो प्रजा कहती है, किस प्रकार से प्रजा खुश रहती है उसके बारे में कहा जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे ही थे, वो अपने आप को जनता के सेवक मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्होंने अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली थी। जो अच्छे कार्य करते हैं उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाते हैं। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी जो कार्य करते थे वो बड़ी निष्ठा से करते थे। उस निष्ठा के कारण वो अपने मंत्रालय में तो फेमस थे ही, साथ ही साथ उनके कार्य देखकर वो सभी पब्लिक में भी वो फेमस होने लगे थे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देखो इसी लोकप्रियता के कारण जो फेमस हुए थे उसके कारण ही लाल बहादुर शास्त्री जी को जब पंडित जवाहरलाल की मृत्यु, निधन माने मृत्यु, निधन माने मृत्यु। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो तब सब सोच में पड़ गए कि अभी देश को कौन संभालेगा। तो इन्हीं लोकप्रियता के कारण सभी ने सोचा कि ये अच्छे आदमी हैं जो जनता की सेवा करना जानते हैं,
तो उनको ही क्यों न प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया जाए। तो जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। देश के इसी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने की छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। सिर्फ 19 महीने वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, लेकिन वो सबसे फेमस बन गए थे और एक एग्जाम्पल भी बन गए थे। शास्त्री जी के सामने अपने उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनको पता था कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी। उनको पता है कि उनको किस प्रकार से देश का डेवलपमेंट करना है, तो वो अपने कार्य पर लग गए और 19 महीने में ही उन्होंने लोकप्रियता हासिल की और जो एक एग्जाम्पल बन गया। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। धुंधलापन मतलब धुंधलापन मतलब कि यहाँ पे अस्पष्टता, भटकाव, मतलब कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर कोई टेंशन नहीं थी, कोई असमंजस नहीं थी, क्या करे वो क्लियर थे कि उन्हें क्या करना है और टेंस भी नहीं थे, कंफ्यूज्ड भी नहीं थे कि यहाँ पे जाओ कि वहाँ पे जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर थे, अपने विजन को लेकर वो क्लियर थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। देखो उनके स्वभाव कैसा था, उनके बारे में बताया है कि उनके पास सर्व प्रकार से अधिकार थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने अधिकार का मिसयूज नहीं किया है। प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण, जो हमने पढ़ा ना, दक्षता एक उदाहरण बन गए थे। फिर अपने पद के कारण ऊंचा नहीं
समझते थे। अपने पद के कारण वो ऊंचा नहीं समझते थे। वे जनता के शासक नहीं बल्कि सेवक थे। लोकप्रियता प्राप्त करना नेहरू जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला। संभाला। 19 महीनों तक अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होना। तो ये हमने यहाँ तक अभी देखा। स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे। उनके पास सभी प्रकार के अधिकार थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका मिसयूज नहीं किया। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मस्वयं से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। तरजीह मतलब प्राधान्य। प्राधान्य उन्हें सेल्फ कंट्रोल किया अपने काम के लिए और अपने अधिकारों को महत्व न देकर अपने कर्तव्य को महत्व दिया था। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। वो अपने कार्य में ही इतने मग्न थे, इसीलिए लोग उनको पसंद करते थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 सितंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में उन्होंने 19 सितंबर 1964 में एक स्पीच देते हुए उन्होंने कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सब पहले देश के नागरिक हो।
व्हाट इज योर गोल? आपकी गोल क्या है? मंजिल चाहे कुछ भी हो, आपका गोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप एक भारत देश के नागरिक हो, सिटीजन हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देते हैं। हमें कई सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ होता है। हम कहीं पे भी घूमने जाए तो वहाँ पे हम यह सोचते हैं कि दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे हम कचरा नहीं डालते हैं किसी भी जगह, और यहाँ पे हम किसी भी जगह कचरा डाल देते हैं। कूड़ेदान होने के बावजूद हम रास्ते पर ही फेंक देते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारे देश को स्वच्छ रखना है, तो हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। डस्टबिन, जिसे हम इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं, हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हम अपने देश का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? जिसे समझना चाहिए, तो वो भी हमारे कर्तव्यों में आता है। हमारे देश प्रजातांत्रिक है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, मतलब जो प्रजा चाहती है वैसा ही होता है, ऐसा देश है। जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तहत होना चाहिए। तहत माने अधीन होना चाहिए। हमें जो स्वतंत्रता मिली है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है, वो स्वतंत्रता हमें हमारे दायरे में रहकर भुगतनी चाहिए। हमें आज़ादी मिली है, लेकिन फ्रीडम मिला है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की बुरी इमेज बाहर पड़े। तो इन सभी के अधीन हमें हमारे कर्तव्य को समझना चाहिए, हमें उनका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मस्वयं के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। अधिकार, कर्तव्य, आत्मस्वयं के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी चाहिए, आत्मस्वयं, सेल्फ कंट्रोल, कर्तव्य, अधिकार, ये जो सभी बात है, तो आज के समय में वो बड़ी महत्व की बात है, जिस पर हम सबको चलना चाहिए, ऐसा शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं। तो ये थी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं कि स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में दे दिया था, लेकिन कथन अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, कथनों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। कथनों का आश्रय स्पष्ट कीजिए, वो आपको लिखना है। तो मैं अब ओरली बोलती जाऊंगी, आपको लिखते जाना है। शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। क्यों उचित है? क्यों उचित है? चलो बताओ। लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी कहना उचित है, क्यों? बताइए। अभी हमने सारी बातें की,
लेक्चर स्टार्ट होते समय ही हमने सारी बातें स्टार्ट की, तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर लिखिए। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर है। कर्म ही ईश्वर है। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कभी नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल सिंगल इन्वर्टेड कोमा कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। दूसरा है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो लिखो, गांधी जी
गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे। फिर भी उनमें अद्भुत अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया। गांधी जी के ये गुण गांधी जी के ये गुण शास्त्री जी में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था।
तीसरा है, मैं ओरली बोल रही हूँ, फटाफट आप लिखते जाना। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे, फुल स्टॉप, श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सदा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था, फुल स्टॉप। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। फिर आप स्वाध्याय में आ जाओ। स्वाध्याय में आ जाओ तो क्वेश्चन 2 है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला है रिड। तो यहाँ पे मैं उनका अर्थ लिख रही हूँ। रिड मेरुदंड, फिर है अमिट, अटल, फिर है आधारशिला, नींव, खाद, जमीन का उपजा, उत्पन्न, बढ़ाने वाला, पदार्थ, पल्लवित, तो विकसित, सौरभ,
सुगंध। अंतिम है सभ्य, उसका अर्थ है शिष्ट। अब शब्दकोश क्रम, शब्दकोश क्रम। तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे क्या कहा है, शब्दकोश में से ढूंढकर अर्थ परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखे। तो उनके जो अर्थ है उनको आपको, ये जो अर्थ है उनको आपको शब्दकोश में रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अटल, फिर जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। फिर क्या आएगा, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। तो ये थी आपके अभ्यास। तो अभी आपको होमवर्क में ये स्वाध्याय अभ्यास पूर्ण करना है। इसमें से आप बोलोगे कि आपने तो कुछ ज़्यादा करवाया नहीं, तो इस इकाई में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो सादगी, विनम्रता, ये सारे जो गुण हमने पढ़े हैं वो सारे हमें लिखने हैं। तो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ कि क्या आंसर आएगा। तो लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखनी चाहिए, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र के लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। फिर ये भी आपको होमवर्क में लिखना है, छात्रों को के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए हैं। तो 22 पेज नंबर, वहाँ से लेकर कुछ इसी तरह विचार व्यक्त करे थे। डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है और डबल इन्वर्टेड कोमा पूर्ण है, वहाँ तक का आंसर आएगा। और स्वाध्याय में, अभ्यास में, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी जी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो वो तो आपको सोचना है। संवाद भी आपको ही लिखना है। इसमें से ही मिल जाएंगे कि गांधी जी का दो यहाँ पे दिए हुए, नमक का कानून कब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि नमक का कानून
किस प्रकार हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। गांधी जी राजनीति में अपना गुरु किसे मानते थे। फिर 1942 में कौन सा आंदोलन किया था। गांधी जी की हत्या किसने की थी। ये सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो आज होमवर्क में आपको स्वाध्याय और अभ्यास लिखना है। अब इसके बारे में मुझे फ़ोन मत करना कि ये क्वेश्चन पहले आपने होमवर्क में दे दिए। जो होमवर्क में दे दिया है वो तो आपको लिखना ही नहीं, जो बाकी रह गया है वो आपको होमवर्क में लिखना है। तो चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।